हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास का हिस्ट्री के अंदर गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने शासकों के बारे में पढ़ा था, शासकों के द्वारा किस तरीके से शासन किया गया था, वहां तक पढ़ा था। अब जो जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं वह है गुप्तकालीन वास्तुकला। देखिए, गुप्त काल के अंदर जो वास्तुकला है, वो वास्तुकला के अंदर जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया या जिन वास्तुकला के अंदर जिन इमारतों का निर्माण किया गया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हुआ करती थी वो थी मंदिर। और मंदिरों का जो निर्माण किया गया है वो गुप्तकालीन कला के अंदर नागर शैली के अंदर किया गया है। नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण किया गया है। नागर शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर सामान्यतः जो मंदिरों को निर्माण किया जाता था उस समय नागर शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण किया उसके अंदर आपने देखा होगा आधार पृष्ठ होता है, गर्भगृह होता है, सभा मंडप होता है, ये सारी चीजें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई आपने मंदिर है तो मंदिर के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो मंदिर देखें तो गर्भगृह वह स्थान हुआ करता था जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता था। जैसे ये गर्भगृह है, तो गर्भगृह के अंदर जिस स्थान में क्या रखा जाता था, भगवान की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है। उसके पश्चात में गर्भगृह के बाद में आधार विधि का, इसके ऊपर का जो आधार है वो ऊंचा हुआ करता था। उसके बाद गर्भगृह हुआ करता था। गर्भगृह के आगे की साइड में जाओगे तो सभा मंडप हुआ करते थे। सभा मंडप से आगे जाते थे, चौकोर से कमरे के अंदर ईश्वर की मूर्ति को एक काने के अंदर रखा जाता था, वो क्या कहलाता था, गर्भगृह कहलाता था। ठीक है। उसके पीछे चारों तरफ एक, अब देखिए आपने मंदिर के अंदर घुस गए, मंदिर के अंदर घुसने के बाद में आपने देखा होगा मंदिर के चारों तरफ जहाँ मूर्ति रखी रहती है उस कमरे के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ। ये तो गर्भगृह हो गया आपका, ये आपका प्रदक्षिणा पथ हो गया। ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति जाकर क्या होता है, ईश्वर की क्या करता है, प्रदक्षिणा देता। ठीक है। ये मंदिर हो गया। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, इसका शिखर बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? शिखर। ये जो उल्टा से जो तोप है हार्मिका बना दी गई है। ठीक। इस तरीके से गुप्त काल के अंदर नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण है। समानतः मंदिर की जो शैलियां है वो तीन है। पहली नागर शैली है, दूसरी बेसर शैली। नागर शैली, बेसर शैली, इस तरीके से तीन शैलियों के बारे में बात की जाती है। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, नागर शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की स्थापत्य कला की हमने शैलियों के बारे में पढ़ लिया। पढ़ने शिखर हो गया, इस तरीके से हार्मिका होती थी, व्यक्ति जाता था, प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, सारी चीजें जो हुआ करती थी वो उसके अंदर बताते। इसके पश्चात में अगर देखा जाए, आगे की बात देखी जाए तो सामान्यतः अंतराल हुआ करता था, द्वार हुआ करता था। द्वार के आगे तुम जाओगे तो गंगा यमुना की दोनों तरफ मूर्तियां हुआ करती थी। ये सारी चीज हमको जो देखने को मिलती है वो नागर शैली के अंदर हमको दिखती है। ठीक है। ये हमको नागर शैली के अंदर मिलती है।
इन्हीं मंदिरों के अंदर गुप्त काल के अंदर नागर शैली के जो मंदिर है, उन मंदिरों के अंदर जो महत्वपूर्ण हमको जो एग्जाम्पल मिलते हैं, उनमें सबसे पहले मिलेगा रचना कुठार का दशावतार मंदिर। उसके अंदर सबसे पहले देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिल जाएगा। उसके पश्चात रचना कुठार का पार्वती मंदिर हो गया। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर हो गया। ये जो मंदिर है प्रमुख इस शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो कौन सी शैली कहलाती है, नागर शैली। इस नागर शैली के अंदर इन मंदिरों का निर्माण किया गया। शैली के बारे में पढ़ रहे, गुप्त काल की है, नागर शैली के बारे में बात कर रही थी। मैं बीच में आपको बोला था कि मैंने बोर्ड पर कुछ टॉपिक से हट गया था, वापस अब आता हूं। मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां चली है। पहली शैली आती है द्रविड़ शैली, दूसरी शैली आती है नागर शैली और तीसरी आती है बेसर शैली। नागर शैली मैंने आपको बता दिया। द्रविड़ शैली के अंदर जो आपको जो मंदिर बनते हैं वो ना आपने साउथ इंडियन मूवियां देखी होंगी, जो वहां पर आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवियों के अंदर, तो वहां पर जो मंदिर बनते हैं उन मंदिरों के अंदर कुछ इस तरीके की मंदिर हुआ करते हैं। ठीक है, जो इस तरीके के जो मंदिर हुआ करते हैं वो जो आते हैं वो किसमें आते हैं, द्रविड़ शैली के अंदर आते हैं। और इन दोनों से जो मिलकर बनती है वो कौन सी बनती है, बेसर शैली बनती है। लेकिन हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं और गुप्त काल के अंदर हमारी कौन सी आती है, ये हमारी जो मंदिरों की जो शैली आती है वो कौन सी आती है, नागर शैली आती है। अब बात होती है नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण। मैंने बता दिया कौन कौन सी मंदिरों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उन मंदिरों के बारे में बता दिया मैंने। इसके पश्चात में अगर देखा जाए मंदिरों के अलावा भी अगर बात की जाए, इन मंदिरों के अलावा भी अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं बिहार, स्तूप, गुहा, चैत्य, जिनमें अजंता है, बाघ की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुहा है, धमेक स्तूप है, महाबोधि बिहार बोध गया में है, वो भी इस शैली के अंदर। ठीक है, पार्वती मंदिर बताई दिया आपको, रचना कुठार का मैंने, भीती गांव का लक्ष्मण मंदिर और शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मूर्ति कला, अब देखिए दूसरी चीज आती है वास्तुकला के अंतर्गत हम पढ़ने, दूसरी आती है मूर्ति कला। कौन सी कला आती है भैया, मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत गुप्त काल के अंदर अनेकों मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों के अंदर देखा जाए मथुरा से, सारनाथ से, पाटलिपुत्र से अनेक हमको मूर्तियों के केंद्र प्राप्त हुए। चाहे मथुरा हो, पाटलिपुत्र हो, सारनाथ हो, ये हमारे क्या है, मूर्ति कला के क्षेत्र है। मथुरा मूर्ति कला का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र रहा, सारनाथ रहा, यहाँ से हमको अनेकों प्राप्त मूर्तियां प्राप्त, इनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियां जो बनाई जाती थी धातु की भी बनती थी, पत्थर की भी बनती थी और उसके पश्चात में मिट्टी की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। परिधानों की महत्ता होती थी, अलंकृत प्रभा मंडल होता था, विशेष के सज्जा हुआ करती थी और मुद्रा आसन हुआ करता था, आध्यात्मिकता हुआ करती थी, सरलता हुआ करती थी, भारतीयकरण हुआ करता था। ये सारी चीजें मिली हैं। अगर इनको उठाकर देखा जाए, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को ले लो आप, मथुरा से महावीर की मूर्ति को ले लो, देवगढ़ मथुरा से विष्णु की मूर्ति को ले लीजिए, एरन से उदयगिरी में प्राप्त बराह की मूर्ति को ले लीजिए, बराह की मूर्ति को ले लीजिए, जो क्या है। इसके पश्चात शिव की अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है, ये भी उस समय के काल के अनुसार मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, जो उस समय मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया वास्तु का, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, मूर्ति कला के बारे में। चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में बात है। जैसे चित्रकला का नाम आता है तो चित्रकला के नाम आते ही चित्र हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना चालू हो जाते हैं, इन चित्रों का स्वरूप बनने लग जाता है। और गुप्त काल के अंदर चित्रकला के बारे में बात करते तो एक अद्भुत दृश्य सामने आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मानव शुरू से ही चित्रकला का प्रेमी रहा है।
चित्रों को उसने अपने अंदर संजो के रखा है। और उन चित्रों को जब संजो के रखा है तो आपने देखा होगा घर के अंदर कोई भी बार होता है, त्योहार होता है, तो घर पे जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो घर पे छोटे छोटे चित्रों को बनाना चालू कर देती है। उनको मांडना कहा जाता है। इधर की साइड में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा दीवार के ऊपर चित्रों को बना दिया। गुप्त काल के अंदर भी जो चित्रों का अगर रूप में देखा जाए तो चित्रों में अजंता की गुफाएं, नाम सुना होगा अजंता की गुफाओं का आपने। दूसरा है वहां की गुफाएं, अजंता की जो गुफाएं हैं और बाकी गुफाएं मैं बता दूं आपको ग्वालियर के अंदर है। इन दोनों ही जगह से चित्रकारी के प्राचीन काल में, गुप्त काल में जो चित्रकला का जो निर्माण था, उस चित्रकला के निर्माण के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी था। यानी कि अगर चित्र का प्रारूप को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानव चित्र सजीव रूप से बोल रहा है। जैसे अजंता की गुफा नंबर 17 से मनासन राजकुमारी का चित्र, सॉरी गुफा नंबर 16 से मनासन राजकुमारी का चित्र, जो अपने आप में एक सजीवता को अलग से ही प्रकट कर देता है। ये मनासन राजकुमारी का चित्र, ठीक है। अब में अगर देखा जाए यशोधरा और राहुल, समझ गए होंगे राहुल कौन था? गौतम बुद्ध का पुत्र, उसका नाम भी राहुल था, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, वो दम पढ़ाया था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहु और केतु जिसकी कुंडली पर आके बैठ जाते हैं तो 7.5 साल की माना जाता लग जाती है, या फिर मानो 7.5 साल तक व्यक्ति के जीवन में कष्टों को भोगना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था ये राहु, उसको राहु ही बोला जो आगे चलकर राहुल बना था, कि ये भी मेरे जीवन के अंदर आकर शायद मेरे मार्ग में बाधा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल और यशोधरा दोनों का जो चित्र है ये भी काफी लोकप्रिय है। अब बात आती है नंबर 17 को, अजंता की चित्रशाला का क्या कहा जाता है? अजंता की चित्रशाला कहा जाता है गुफा नंबर 17। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा से मिलता है, या मनासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा से मिला? यशोधरा राहुल। यानी कि अजंता की जो गुफा है उसमें जो चित्र मिले हैं वो जातक ग्रंथों का आधार है। जातक ग्रंथ क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में जो हमको बताते हैं वो जातक ग्रंथ बताते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 16 दोनों गुफाओं की नंबर संख्या आपको मैंने बता दी। इसके पश्चात में बाग में 9 गुफाएं मिली है। कितनी गुफाएं मिली है बाग के अंदर? 9। देख लीजिए, मैं दूर इसलिए हट रहा हूं थोड़ा सा आपको दिखाई दीजिए। बाग में 9 गुफाएं मिली हैं। इन 9 गुफाओं के अंतर्गत अगर बात की जाए तो समानतः इनमें बाग के भित्ति चित्र का मैंने आपको बता दिया। भित्ति चित्र का मतलब होता है, भीत कहते हैं दीवार को, भित्ति चित्र। तो भीत किसको कहा जाता है? दीवार को कहा जाता है। और दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। तो भित्ति चित्र, ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है। जो तत्कालीन अगर देखा था उस समय की वेशभूषा, केश विन्यास, किस तरीके से केशों का विन्यास किया जाता था, ठीक है। उसके पश्चात में प्रसाधन, किस तरीके से वो अपने आप को साज सज्जा कर देते थे। इन सबके साथ में संगीत के बारे में, नाटक के बारे में, अभिनय के बारे में, नृत्य कला के बारे में
सब चीज के बारे में बताती है। आपको चित्रकला का इतना ज्यादा अनुपम रहा है कि मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। संगीत प्रेम का पता चलता है, चित्रकला का एक सजीव एग्जाम्पल प्राप्त होता है। मूर्ति अगर देखा जाए तो उस समय किस स्तर तक चित्रकला का उद्भव विकास हो गया था, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीज हमको क्या है, उस समय के बारे में हमको पता चलता है। तो ये आपका गुप्त कला के मंदिर चित्रकला और के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपका नया जो टॉपिक आता है वो है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त समकालीन साहित्य की जो रचना हुई है संस्कृत भाषा में हुई है, जटिल भाषा में हुई है, अलंकृत भाषा का अलंकृत रूप से उपयोग किया गया संस्कृत भाषा का। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हमको अलंकृत शैली के अंदर पर्याप्त मेलोडी प्रशस्ति की रचना हुई है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए संस्कृत भाषा के अंदर तो भाष में सुपर्ण, वासदत्तम, शूद्रकम, नचकटिकम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञानम शकुंतलम आदि सुकांत नाटकों की रचना की गई है। अभिज्ञानम शकुंतलम, सुकांत वह होते हैं जिनको नाटक सुकांत, जिनको सुनने के बाद मनुष्य को सुख का अनुभव प्राप्त होता है, उन्हें सुकांत कहा जाता है। इनकी रचना की गई। उसके पश्चात में अगर बात की जाए इनके अलावा जो है रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना हुई। जैसे कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञानम शकुंतलम, महादेवदूत, रघुवंश, तो रघुवंश भी कालिदास का था। रघुवंश जो है वो महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। उसकी रचना की गई। किसकी रचना की गई है? महाकाव्य की रचना की गई है, जो एक रघुवंश है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत को भी अंतिम जो स्वरूप प्राप्त हुआ है वो कहां पर प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के अंदर प्राप्त हुआ है। संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ है। अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्रगामी ने चंद्र व्याकरण जिसकी रचना की है। विष्णु दत्त का, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। जैसे कि आपने देखा होगा पहले एक प्रोग्राम आया करता था टीवी1 पर, पंचतंत्र। एक ऋषि मुनि थे जो रोजाना एक कहानी सुना करते थे जिससे शिक्षाप्रद और नीतिप्रद कहानी हुआ करती थी, जिसे पंचतंत्र की कथा के नाम से जानते थे। तो नीति ग्रंथ ईश्वर किस्म की सांख्यिकारिका, उसके पश्चात दार्शनिक ग्रंथों की रचना महत्वपूर्ण। अगर देखा जाए गुप्त काल के अंतर्गत कला साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाओं को गुप्त काल के अंदर किया गया है, जो उसके साहित्यिक सृजन के बारे में हमको जानकारी देती है। ध्यान रखिएगा, यह जो आपके सामने लिटरेचर लिखा हुआ है इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि लिटरेचर जब भी पूछा जाता है, साहित्य जब भी पूछा जाता है तो उसको हमको कुछ बताना हमारा उद्देश्य होता है, जिससे यह पता रहे कि हमको भी उस काल से संबंधित हमको साहित्य का भी हमारे पास में अध्ययन के रूप में हमारे पास में है। इसके पश्चात में हम नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि मैंने आपको पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता दिया। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था भारत के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी या निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर इसका निर्माण किया गया था। मध्यकाल में ये पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। देश विदेश के जो छात्र थे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। देश विदेश से जो छात्र हैं वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना बड़ा ही कठिनाई का या उत्तम कार्य हुआ करता था। शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है शिक्षक और छात्रों की संख्या उस समय इसके अंदर 10,000 से अधिक थी। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय 10,000 से अधिक शिक्षक और छात्रों की संख्या थी। उसके पश्चात धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, यानी लाइब्रेरी बड़ी शानदार हुआ करती थी। विशाल पुस्तकालय हुआ करता था। यहाँ पर गणमती, स्थिरमती, शीलभद्र, गणमती, शीलभद्र, गणमती, शीलभद्र, स्थिरमती प्रमुख विद्यमान यहाँ पर हुआ करते थे। तो आज देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय हुई थी। 10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ा करते थे और शिक्षक हुआ करते थे। स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों की बात कर रहा हूँ। पुस्तकालय यहाँ की लाइब्रेरी काफी विशाल हुआ करती थी। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गणमती, शीलभद्र और स्थिरमती यहाँ के प्रमुख आचार्य हुआ करते थे, जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है।